नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजू पावर पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का संविधान, और उससे पहले देखेंगे दोस्तों भारत के संविधान के इतिहास के बारे में। इन टॉपिक की दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ आपको सारे टॉपिक की जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, और जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ पूरी कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का नाम कैसे पड़ा, और भारत और दुनिया को संविधान बनाने की ज़रूरत कब और कैसे पड़ी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बना है कॉन्स्टिचर शब्द लैटिन भाषा के, जिसका शब्दों में अर्थ या सरल भाषा में अर्थ बनावट होता है। तो कानूनों का जो बनावटी रूप होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा दोस्तों जनता द्वारा निर्मित एवं कानूनों का वह संकलन जिससे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जिससे देश की समस्त शासन व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। किंतु दोस्तों इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है अब्राहम लिंकन द्वारा जो लिखी गई है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये परिभाषा दोस्तों ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो बेसिक परिभाषा है वह संविधान की ज़्यादातर परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती, ज़्यादातर पूछी जाती है लिंकन द्वारा जो लिखी गई है वह। इसके बाद बात करें दोस्तों तो दुनिया में या विश्व में सबसे पहले कानूनों का साहित्यकरण किया गया रोमन साम्राज्य में, जहाँ पर 12 तख्तियों का कानून जिसे कहा जाता है 12 टेबल, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कानूनों का रोमन साम्राज्य में किया गया। किंतु ये दोस्तों पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल नॉलेज के लिए यहाँ पर मैंने लिया है, ये इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में अब तक तो नहीं आया है। इसके बाद करें संविधान की प्रेरणा या संविधान की ज़रूरत कब लगी। तो 17वीं शताब्दी में जो फ्रांस में दोस्तों लेफ्ट विंग और राइट विंग की क्रांति हुई प्रथम उस समय, और उसके बाद इन आंदोलनों ने और क्रांतियों ने तेजी पकड़ी। रूस में जो 18वीं शताब्दी में क्रांति हुई थी, जिसमें बहुचर्चित बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, स्टालिन के नेतृत्व में हुई थी। तो वहां से दोस्तों दुनिया और विश्व को संविधान की प्रेरणा मिली। इसके बाद बात करें संविधान का सूत्रपात, तो इंग्लैंड के सामंतवादियों के द्वारा गरीब लोगों और किसानों का जो उत्पीड़न किया जाता था, इसके बाद इंग्लैंड के सर हेनरी मैन ने संविधानवाद का सिद्धांत दिया। तो इन दोनों घटनाओं के बाद विश्व में संविधान का सूत्रपात हुआ, और सबसे पहले किसी देश में लिखित संविधान तैयार किया गया तो वो दोस्तों अमेरिका में था। 4 मार्च 1789 में प्रथम लिखित संविधान बना। लिखित और मौखिक संविधान का मतलब यह नहीं होता है दोस्तों कि लिखा हुआ और बोला हुआ, ये फर्क मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ। लिखित संविधान जनता के द्वारा जो सभा बनाई जाती है, जैसे कि भारत में आपको पता है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और उस संविधान सभा ने 2 साल लगाकर हमारा संविधान तैयार किया जो जनता के द्वारा चुने गए। तो इस प्रकार से जो संविधान तैयार किया जाता है वह लिखित संविधान होता है। और जो ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर भारत की स्थितियों पर कानून बनाए गए उन्हें मौखिक संविधान कहा जाता है, जो काल समय परिस्थिति के अनुसार होता है, जो राजशाही में होता है दोस्तों। कब किस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई है, उस समय जो कानून बनते हैं, उन कानूनों के संकलन से जो कानून तैयार होते हैं उन्हें मौखिक संविधान कहा जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब भारत में था तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और चार्टर के द्वारा कानून बनाए जाते थे। उसके बाद 1858 में जब अंग्रेजी शासन का पूर्ण शासन स्थापित हुआ तो भारतीय परंपराओं, कल्चर और इंग्लिश व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए उन समय अनुसार कानून बनाए गए। और आज़ादी के बाद जब से लिखित संविधान है तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ से काम होने लगा हमारा, यानी संविधान के अंतर्गत काम होने लगा। जो परंपराएं गलत थी उन्हें रोका गया और जो सही थी उन्हें बढ़ावा दिया गया। सब चीज़ों का समग्र रूप से लेकर इसे आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया लिखित संविधान और मौखिक संविधान का। तो दोस्तों आप कुछ फैक्ट जानते हैं। सब विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का 4 मार्च 1789 में लिखा गया। एशिया का प्रथम लिखित संविधान दोस्तों वैसे जापान का पूछा तो नहीं जाता है, कोई एक आधी बार एसएससी में कोई पूछा गया हो, वैसे मेरे को याद नहीं है।
एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान में 1860 में। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान दोस्तों, सबसे बड़ा और लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और विश्व में सबसे नया संविधान दोस्तों नेपाल का है, 20 सितंबर 2015, और ये भी दोस्तों लिखित संविधान। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ फैक्ट की। ये तो नाम और संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो देखे। अब भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग यानी कि उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि कई देशों की यात्राएं और कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। और इसमें 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कई गहन चीज़ों पर विचार हुआ, जैसे हम जानते हैं मूल कर्तव्य रूस से लिए गए थे, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी और प्रस्तावना का रूप अमेरिका से लिया गया था। तो इस प्रकार अलग अलग चीज़ों को अलग अलग देशों से लिया गया। सबसे अधिक अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो इंग्लिश सरकार द्वारा लाया गया था उसमें से भी लिए गए। तो ब्रिटिश का संविधान का भी हमारे संविधान पर प्रभाव है। तो इस प्रकार जो हमारा संविधान तैयार हुआ उसे उधार का थैला या बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। इसके लेखक यानी केवल राइटर दोस्तों, ये जी इन्होंने केवल अक्षरों में लिखा है अपने हाथों से, इसलिए इन्हें लेखक कहा जाता है श्याम बिहारी रायजादा। ये दोस्तों विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब हमने पूरा संविधान तैयार कर लिया था, उस दिन ये रूप था। और वर्तमान में भाग बढ़कर 25 हो चुके हैं, अनुच्छेद 470 हो चुके हैं और अनुसूचियां 12 हो चुकी है, जिनका अपन आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन से भाग में क्या क्या बढ़ा है, कौन सी अनुसूचियों में क्या क्या बढ़ा है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वो भी देखेंगे दोस्तों। इसके बाद बात करें संविधान पर, सफ़ेद कागज पर अक्षरों से लिखा हुआ है, जैसे नॉर्मल हम पेपर पर लिखते हैं, किंतु उन अक्षरों पर चांदी का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और कितनी चांदी? 7.5 किलो चांदी कुल संविधान में उपयोग ली गई है। ये दोस्तों पॉइंट वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको बताऊं और हमारे सभी भाइयों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा संविधान है तो उसमें क्या क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की मैंने कोशिश की है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव हमारे संविधान पर है। टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये दोस्तों ये पॉइंट अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा। आइवर जेनिंग ने हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, क्योंकि दोस्तों ये वकीलों द्वारा ही ड्राफ्टेड है पूरा। लगभग संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे, चाहे वो JL नेहरू थे, चाहे भीमराव अंबेडकर थे, चाहे KM मुंशी थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके अलावा जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर वकील थे। और इस हिसाब से ही सभी भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं भारत के संविधान के विकास के क्रम, यानी कि इसका भी एक छोटा सा इतिहास है। इसके विकास में किस किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ वो देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 3 भागों में हमारा शासन बटा हुआ था। उससे पहले तो दोस्तों 1773 से पहले तो भारत में मोनार्की थी, राजशाही थी, यानी राजा द्वारा शासन चलाया गया था, तो राजा के कानून थे। भारत में मूल रूप से दोस्तों अगर संविधान शुरू हुआ है तो 1773 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अलग अलग कानून बनाए जाने लगे जनता के लिए। इसके बाद दोस्तों भारत में संविधान की नींव पड़ी, जो 1773 से 1948 या 49 तक मानते हैं अपन, यहाँ तो मैंने 47 लिखा है। 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ तब तक इसका डेवलपमेंट चलता रहा, और अब भी दोस्तों हमारे संविधान का डेवलपमेंट चल रहा है, जो आगे अनुच्छेदों में देखेंगे। जैसे कभी कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि इस प्रकार इस भाग में ये बदलाव इस रूप में किया जा सकता है, इस रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे मूल ढांचे की
कोर्ट द्वारा थ्योरी दिया जाना, ये सब संविधान के विकास के क्रम है जो अब तक चल रहे हैं, किंतु मोटा मोटी रूप से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट 1950 तक हो गया था। अब धीरे धीरे उनमें बदलाव हो रहे हैं, तो विकास क्रम चल रहा है हमारा। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश हुआ। तो 31 दिसंबर 1600 को दोस्तों इंग्लैंड का एक यात्री था रल्फ फिंच, वो इंग्लैंड गया भारत की यात्रा करके और अफ्रीकी देशों की यात्रा करके, और उसने इंग्लैंड में जाके व्यापारियों को कहा कि भारत एक देश है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली पहुँच चुके थे और अच्छा पैसा कमा रहे थे। तो उसने जाके वहाँ के व्यापारियों को बताया कि भारत में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की स्कोप है और हमारी जियोग्राफी भी बहुत अलग अलग प्रकार की है, तो सब चीज़ों में सुविधा थी। समुंदर थे हमारे पास, पथरीला रास्ता था, तो दोनों तरफ से हमारे मार्ग भी खुले थे, तो आराम से व्यापार हो सकता था। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें थी। पश्चिम बंगाल असम में चाय की खेती की जा सकती थी, काली मिर्च की खेती केरल में की जा सकती थी। तो दोस्तों बहुत प्रकार से हमारे पास साधन थे। तो अंग्रेज़ों ने विचार किया एक कंपनी बनाने का और भारत में व्यापार करने का। तो इन्होंने इंग्लैंड में दोस्तों व्यापारियों को व्यापार करने के लिए क्राउन से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए इन्होंने 100 व्यापारियों ने मिलकर 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर पास करवाया और परमिशन ले ली भारत में व्यापार करने की, जो 31 दिसंबर 1600 में पारित हुआ। इसके बाद 1608 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेज राजदूत विलियम हॉकिंस प्रथम बार भारत आया, और ये भारत आने वाला प्रथम राजदूत है जिसने जहांगीर से सूरत में 400 बीघा जमीन ली और सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए 1612 फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों जैसे इन्होंने व्यापार शुरू किया तो ये पूर्ण रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, पुर्तगालियों का दबदबा समुद्री क्षेत्र में था। तो 4 साल बाद 1612 में कैप्टन बेस्ट जो इंग्लिश था उसकी सेना और पुर्तगालियों की सेना के बीच में युद्ध हुआ और 1612 में इन्होंने समुद्री युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों 1615 में यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1615 में सर टॉमस रो भारत आया और ये अजमेर स्थित अकबर के किले में जहांगीर से मिला। टॉमस रो दोस्तों भारत में पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। ये दोस्तों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। सर टॉमस रो कब भारत आया, सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला, भारत में पूर्णतः व्यापार की परमिशन लेने वाला कौन सा इंग्लिश राजदूत था। इसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद साल 1939 में अंग्रेजों ने आधुनिक मद्रास की स्थापना की, यानी कि आज के चेन्नई की। यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बाद दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, ये दोस्तों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल राजस्थान की जो स्पेशल परीक्षाएं है उसमें तो सीधा पूछा जा रहा है। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो ये पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1700 में दोस्तों ये यहाँ पर इन्होंने फोर्ट विलियम और कलकत्ता नगर की स्थापना की। तो ये दोस्तों फोर्ट विलियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1717 में दोस्तों जो मुगल सम्राट फर्रुखसियार थे दिल्ली में जिनका शासन था, उस फर्रुखसियार से अंग्रेजों ने बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया और इसके लिए फर्रुखसियार या मुगल सल्तनत ने एक पास जारी किया जिसे दस्तक कहा जाता था। 1717 से दोस्तों 1750-51 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी धीरे धीरे। इसके बाद
अंग्रेजों और बंगाल के शासकों के बीच या बंगाल के नवाबों के बीच आपसी अनबन शुरू होगी। इस आपसी अनबन के कारण अंग्रेजों और बंगाल शासक के बीच छोटी मोटी हिंसाएं होने लगी और फिर एक दिन सिराजुद्दौला द्वारा एक बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की गई और उसमें 146 अंग्रेज़ों को मरवाने का आरोप सिराजुद्दौला पर लगा और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल नवाब की सिराजुद्दौला की सेना का आपस में कन्फ्रंटेशन हुआ, युद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और ये कब हुआ दोस्तों? 23 जून 1757 को। नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव से हार मिली। हार मिलने का कारण दोस्तों सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जिसने गद्दारी की और इसने अंग्रेजों का साथ दे दिया। इस कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। यहाँ पर दोस्तों दो सेनापति सिराजुद्दौला के साथ रहे, जो हिस्ट्री का पॉइंट है, किंतु मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। एक तो मीर मदान और एक मोहनलाल, जिसमें मीर मदान की मृत्यु हुई और मोहनलाल सिराजुद्दौला के साथ में रहा। इस प्रकार रॉबर्ट इंग्लिश शासन की यहाँ पर जीत हुई और उन्होंने मीर जाफर को फिर बंगाल का पपेट नवाब यानी कि अपने हिसाब से चलाने वाला नवाब बनाया, जिसे कठपुतली नवाब भी कहा जाता है। 3 साल तक दोस्तों मीर जाफर को एकदम कठपुतली की तरह चलाया गया, किंतु जब मीर जाफर को बंगाल का शासन चलाने में समस्या हुई तो 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। जब 4 साल तक मीर कासिम द्वारा भी बंगाल का शासन सही से नहीं चलाया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजी शासन का बार बार दबाव था। इस कारण 4 सालों में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में भी युद्ध छिड़ा और मीर कासिम की तरफ से युद्ध किया मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेजों की तरफ से तब थे हेक्टर मुनरो। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई और मुगल शासक और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई इलाहाबाद की। ये दोस्तों मुगल सम्राट या दिल्ली सल्तनत और अंग्रेजों के मध्य हुई, ना कि बंगाल के नवाब, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने शासन अपने हाथ में ले लिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार अब बंगाल पर स्थापित हुआ और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना रॉबर्ट क्लाइव। ये दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ से जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा शासन आ चुका था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची 3-4 साल अपना काम करने के बाद इंग्लैंड में इन्होंने इंग्लैंड की सरकार से कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है। तो फिर इंग्लैंड शासन ने और ब्रिटिश क्राउन ने और ब्रिटिश संसद ने ये देखा कि रॉबर्ट क्लाइव और इनके सभी जो एम्प्लॉई है वो तो लगातार पैसे वाले होते जा रहे हैं, किंतु कंपनी को लोन की ज़रूरत आ गई। ये कैसे हो सकता है? तो ये दोस्तों खुली लूट कर रहे थे, कंपनी को घाटा पहुंचा रहे थे। जो रूल से कंपनी चलाई जाती है, कंपनी का पैसा कंपनी में लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता था। रिश्वतखोरी चल रही थी, शासन इनके हाथ में था, ये लगातार गिफ्ट ले रहे थे भारतीयों से। इन सब अनियमितताओं के कारण ब्रिटिश क्राउन ने पहली बार 1773 में इन कंपनी के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से इनको रोका और रॉबर्ट क्लाइव पर सबसे पहले कार्रवाई की गई और फिर पूरा कंपनी पर शासन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाने शुरू किए गए, यानी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए जाने लगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे लगाम लगाई गई। तो 1773 में आया दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट, जो भारतीय संविधान के विकास का प्रथम चरण है।
प्रथम डॉक्यूमेंट है, प्रथम कानून है। एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत। ईमानदार शासन का मतलब यही था दोस्तों कि ये किसी से गिफ्ट नहीं ले पाएंगे, भारतीयों से गिफ्ट पर इन पर पूरी तरीके से रोकी ताकि ये संपत्ति नहीं बना पाए। जो व्यापार का नियम होता है उस प्रकार से नियम के आदेश हुए, इसलिए इसे ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत कहा गया। इसके प्रवर्तक क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, और लॉर्ड नॉर्थ से ही इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन की डिमांड की थी, तो इनके द्वारा ये कानून लाए गए। इस कानून की विशेषताएं, बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया। सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। 1774 में जो फोर्ट विलियम बनाया था दोस्तों इन्होंने, 1774 में उसे सुप्रीम कोर्ट का स्थापित किया गया, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 बार एसएससी में पूछा गया है, 1 बार जीडी में पूछा गया है और 1 बार सीजीएल में पूछा गया है। ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। पहली बार लिखित दस्तावेज के द्वारा कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। तो ये इस प्रकार कंपनी पर रेगुलेशन लागू किए गए, और ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में और भारत के मामलों में पंचायती करना, जिसे सरल भाषा में कहें, शुरू किया। 73 के बाद दोस्तों इन्होंने फिर 1781 में 73 में जो कमियां रही थी उन्हें सुधारने के लिए एक और अधिनियम पारित किया। 1783 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री फॉक्स द्वारा फॉक्स इंडिया बिल लाया गया, जो असफल रहा, इंग्लैंड की कांग्रेस में गिर गया, और ये पहली बार असफल अधिनियम था भारतीय मामलों में, जो था फॉक्स इंडिया बिल। इसके बाद आया 1784 का, ये दोस्तों 1784 है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1784 है, पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पिट, और इसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब यहाँ से दोस्तों लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों को रोका जाने लगा, उनकी शक्तियों को कम करना शुरू किया गया। अब देखेंगे वो पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ किया गया द्वैध शासन, यानी कि डुअल सिस्टम, जिसमें एक मामला एक बोर्ड देखेगा कानूनी मामला और व्यापारिक मामला, और एक बोर्ड देखेगा राजनीतिक मामला। व्यापारिक मामलों से मतलब है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट लॉस और उसके जो भी बिजनेस के मामले हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और जो भी राजनीतिक मामले हैं जिससे जनता पर सीधी कार्रवाई है, या जनता द्वारा जो भी काम किए जाने हैं, या जनता के लिए जो काम किए जाने हैं, वो देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। गवर्नर जनरल के संगठन में एक सदस्य कम कर दिया गया, जो 73 में 4 सदस्य थे, वो 84 में एक कम कर दिया गया, क्योंकि 2 बोर्ड बना दिए गए। ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला दस्तावेज है, ये दोस्तों पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी के क्षेत्रों का पहली बार ब्रिटिश अधिकृत कहा जाने लगा। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में बताना शुरू किया धीरे धीरे कि हम कब्जा करना शुरू कर चुके हैं, हमने दबाना शुरू कर दिया, इसलिए ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा जाने लगा। कंपनी के सदस्यों पर आम जनता से भेंट लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये दोस्तों कंप्लीट होता है हमारा पिट इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, यानी कि सेना के मामले गवर्नर जनरल के हाथ में दिए गए। परिषद के निर्णय समाप्त करने का अधिकार दिया गया, जो दोस्तों यहाँ पर परिषद बनी थी 1773 में, जिसका एक सदस्य 1784 में कम किया गया। इनके द्वारा अगर कोई कानून बना दिया गया है तो 1786 की एक्ट में गवर्नर जनरल को ये ताकत मिली कि वह इस परिषद द्वारा सुझाई गई जो भी या कोई बिल
का आदेश किया गया हो उसे रद्द करने का अधिकार पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल को दिया गया, यानी जिसे विटो प्रधानमंत्री आज के राष्ट्रपति को विटो की पावर है उस प्रकार विटो की ताकत दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना। और दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य यहाँ क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तें थी कि इन 2 शर्तों पर ही मैं ये पद ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं ये पद ग्रहण नहीं करूंगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्होंने इसीलिए ये 2 चीजें इस 1786 का एक्ट लाकर जोड़ी, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्हीं 2 शर्तों पर गवर्नर जनरल बनने को तैयार हुए। इसके बाद आया दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। भारतीय राजस्व में से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व अधिकारियों के कर्मचारियों को ये दोस्तों जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, जो राजनीतिक मामले देखते थे, व्यापारिक मामलों का तो उनका कंपनी से ही पूरा खर्चा मिलता था। जो राजनीतिक मामले देखते थे, जो जनता के द्वारा थे, ये प्रशासनिक रूप में काम करते थे। इसलिए इनको सैलरी देने के लिए भारतीय राजस्व में से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद आने लगे दोस्तों 1813 से अलग अलग चार्टर एक्ट, यानी व्यापार को लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक लॉस मेकिंग कंपनी की तरफ जा रही थी और इंग्लिश शासन का भी पूरा अब फोकस भारत पर कब्जा करने का होने लगा था धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पर मुक्त व्यापार नीति यानी खुद को जनता में अच्छा दिखाने का नाटक एक शुरू हुआ और इस प्रकार के कानून लाए जाने लगे जिससे जनता में इनका मैसेज आए कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ से दोस्तों मुक्त व्यापार कानून जिसे चाय और चीनी वाला एक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम आगे देखेंगे। इसमें दोस्तों चाय के व्यापारिक एकाधिकार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार यानी कि मोनोपोली खत्म कर दी गई, यानी कि अब कोई भी व्यापार कर सकता है ऐसा दिखाने का कार्य किया गया और इस एक्ट के द्वारा ये लाया गया। चाय और चीनी पर एकाधिकार अभी भी ब्रिटिश शासन का था। इसके बाद इन्होंने मिशनरियों को भारत में लाने का मार्ग खोला और ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने व धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिए गए कि 1 लाख प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर जो आज की डेट में CSR का प्रावधान किया गया उस प्रकार का एक प्रावधान किया गया। किंतु इन 1 लाख में दोस्तों अगर आप 11वीं से पढ़ाई करें तो इसमें कॉन्वेंट स्कूल थे। अब उसके फैक्ट हम हिस्ट्री में जानेंगे। इसके बाद आया दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान निर्माण का प्रथम प्रारूप इसी चार्टर में मिलता है। अब यहाँ से इनका पूरा क्लियर मन बन चुका था कि शासन पर फोकस किया जाए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। अब ब्रिटिश क्राउन ही शासक रहेगा दोस्तों, ये लगभग इन्होंने कर दिया जो यहाँ से शुरू किया और 1858 में पूर्ण रूप से इसी प्रकार इसे लागू कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हर परीक्षा में हर बार हर स्तर की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो दोस्तों विलियम बेंटिक था, क्योंकि फिर वह भारत का हो गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को पुनः 4था सदस्य जोड़ा गया जो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी कि लीगल मामलों के लिए कानूनी मामलों के लिए एक आदमी जोड़ा गया। और किसे जोड़ा गया दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉर्ड टीबी मैकाले, जिसकी शिक्षा व्यवस्था आज तक हमारे पर लगभग चल रही है। तो ये इसे लाया गया और इससे एक कानून का बहुत ज़्यादा जानकार था। भारत का प्रथम विधि आयुक्त था और भारत का प्रथम विधि आयोग था अंग्रेजों के द्वारा, जिसे 1834 में लाया गया। इसी एक्ट के आधार पर 1844 में भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया।
तो दोस्तों ये आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दास प्रथा याद रखिएगा, विलियम बेंटिक द्वारा। जैसे सती प्रथा है, विधवा विवाह है, उनके साथ साथ ये दास प्रथा, ये पॉइंट मैंने इसीलिए इसमें अलग से लिए हैं। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1844 में। बंबई तथा मद्रास परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया, यानी कि अब पूरी ताकत बंगाल में बैठे गवर्नर जनरल को दी गई। पहले इन्हें अलग अलग भागों में तोड़ा गया। इसके बाद इन्होंने एक अच्छा काम भी किया जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट में अच्छा था दोस्तों, क्योंकि आज तक, अब तो हमारा संविधान लागू होने के बाद तो इतना नहीं है, किंतु उस समय तो बहुत ज़्यादा था। तो किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने के उपबंध किए गए। ये कंपनी के अधीन है दोस्तों, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर आपको काम करना है तो इस प्रकार का कोई भी रीजन देके आपको नहीं निकाला जाए, आपको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसके बाद आया 1853 का। 1853 में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर यह एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी जो आगे 1857 में चार्टर, वो व्यक्तिगत का सिद्धांत लेकर आए थे। संपूर्ण भारत के में एक विधानमंडल की स्थापना की गई। 12 सदस्यों का विधान परिषद का गठन किया गया। ये सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, यानी कि जो आज की डेट में जिस प्रकार होता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चुने जाते थे। इस एक्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भर्ती का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 18 कौन से एक्ट से? तो चार्टर एक्ट 1853 से, जिसके तहत भारतीयों को सिविल सेवा में परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया गया। और ये तो पॉइंट दोस्तों एसएससी ने लगभग 30 से 40 बार पूछ लिया है अब तक जितनी परीक्षा हुई। भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद कुछ फैक्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। जो चार्टर आए वो लगभग पूरे हुए। इसके बाद 1858 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासन खत्म हुआ, वो कानून आने लगे, भारत शासन अधिनियम आने लगे, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमने EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो चार्टर आए थे उसके शासन के लिए जो आए थे वो देखें। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर आज तक भारत के जितने गवर्नर जनरल हुए वो सारी सूची दे रखी है, ये आप पढ़िएगा ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो। और प्रश्न भी जैसे कभी कभी आते हैं कब कौन था, तो अगर आपको डेट टाइम याद रहे तो आपके क्वेश्चन सही होने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो मुझे कमेंट कर बताएं और अगला वीडियो जल्दी लाएंगे। अगर आपका प्यार मिलता है तो दोस्तों धन्यवाद। और इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए करें। धन्यवाद दोस्तों।